नमस्कार दोस्तों, द बुक योगी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपके अंदर भी एक लड़ाई चलती रहती है? एक हिस्सा है जो सुबह 5 बजे उठकर जिम जाना चाहता है, जो हेल्दी खाना चाहता है, जो अपने सारे काम समय पर खत्म करना चाहता है। ये हिस्सा लॉजिकल है, समझदार है और आपके भविष्य के बारे में सोचता है। और फिर एक दूसरा हिस्सा है, वो हिस्सा जो अलार्म बजने पर बस 5 मिनट और कहता है। वो हिस्सा जो तनाव होने पर चॉकलेट या समोसा खाना चाहता है। वो हिस्सा जो काम करने की बजाय सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना चाहता है। ये हिस्सा भावनात्मक है, आवेगी है और तत्काल सुख चाहता है। ये लड़ाई हम सबके अंदर चलती है। पर ये लड़ाई है क्या? हमारे दिमाग के ये दो हिस्से कौन हैं? और इस लड़ाई में हमेशा दूसरा, आवेगी हिस्सा ही क्यों जीत जाता है? आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतरने जा रहे हैं जो हमारे दिमाग के लिए एक ओनर्स मैनुअल की तरह है। ये किताब है प्रसिद्ध सामाजिक मनोवैज्ञानिक जॉनथन हाइट की द हैप्पीनेस हाइपोथेसिस। ये किताब एक पुल की तरह है। एक तरफ है हजारों साल पुरानी बुद्ध, प्लेटो और मार्कस ऑरेलियस जैसी महान आत्माओं की बुद्धिमत्ता, और दूसरी तरफ है आज की आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की अत्याधुनिक खोजें। हाइट इन दोनों को एक साथ लाते हैं ताकि हम खुशी और जीवन के अर्थ पर पूछे गए सबसे बड़े सवालों के वैज्ञानिक जवाब खोज सकें। तो आज इस 3 पार्ट सीरीज के पहले हिस्से में हम अपने दिमाग के इस डिजाइन को, इस बंटवारे को समझेंगे। हम जानेंगे कि हमारी भावनाओं, हमारी इच्छाओं और हमारी खुशी की खोज के पीछे का विज्ञान क्या है। चलिए अपने दिमाग के इस रहस्य को सुलझाते हैं। कोर कॉन्सेप्ट नंबर 1, द डिवाइडेड सेल्फ। इस पूरी किताब को समझने के लिए जॉनथन हाइट हमें एक बहुत ही शक्तिशाली और खूबसूरत रूपक देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा मन एक हाथी के ऊपर बैठे एक सवार की तरह है। ये दो किरदार कौन हैं? एक, हाथी। ये हमारे दिमाग का 99% हिस्सा है। ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। ये हमारी भावनाएं, हमारी सहज इंट्यूशंस, हमारी आदतें और हमारी सारी ऑटोमेटिक प्रक्रियाएं हैं। ये हाथी लाखों साल के विकास का नतीजा है। ये बहुत ही विशाल, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही भावनात्मक है। ये खतरे को महसूस करता है, सुख की ओर भागता है और दर्द से दूर जाता है। 2, सवार। ये हमारे दिमाग का वो छोटा सा 1% हिस्सा है जो हाल ही में विकसित हुआ है। ये हमारा चेतन मन है। ये हमारा तर्क, हमारी योजना बनाने की क्षमता और हमारी इच्छा शक्ति यानी विल पावर है। ये सवार होशियार है। वो भविष्य के बारे में सोच सकता है। वो हाथी को रास्ता दिखाने की कोशिश भी कर सकता है। पर अगर विशाल हाथी कहीं और जाना चाहता है तो अंत में जीत हाथी की ही होगी। यही वजह है कि आपकी विल पावर अक्सर फेल हो जाती है। आपका सवार यानी तर्क कहता है कि मुझे सुबह उठकर जिम जाना चाहिए, पर आपका हाथी यानी भावनाएं और आदतें कहती हैं नहीं, बिस्तर गर्म और आरामदायक है, और हाथी जीत जाता है। आपका सवार कहता है कि मुझे इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए, पर आपका हाथी कहता है नहीं, चलो 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेते हैं, और हाथी जीत जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि हम अपनी भावनाओं और आदतों के गुलाम हैं? नहीं। हाइट कहते हैं कि खुशी और सफलता का राज इस सवार और हाथी के बीच की लड़ाई को खत्म करने में है। इसका राज इन दोनों को एक दूसरे का दोस्त बनाने में है, ताकि वो एक ही दिशा में मिलकर काम कर सकें। तो ये दोस्ती होगी कैसे? सवार इस जिद्दी और शक्तिशाली हाथी को प्रशिक्षित कैसे कर सकता है? सवार हाथी से तर्क से बहस नहीं कर सकता। आप अपनी चिंता या अपने गुस्से को ये कहकर दूर नहीं कर सकते कि चिंता करना अतार्किक है। हाथी तर्क की भाषा नहीं समझता। हाथी समझता है अनुभव और प्रशिक्षण की भाषा। हाइट हमें 3 तरीके बताते हैं जिनसे सवार हाथी को धीरे धीरे प्रशिक्षित कर सकता है। पहला तरीका है ध्यान यानी मेडिटेशन।
हजारों सालों से बुद्ध और दूसरे ज्ञानी हमें ध्यान करना सिखा रहे हैं। आज आधुनिक विज्ञान ब्रेन स्कैन्स के जरिए ये साबित कर चुका है कि ध्यान सच में काम करता है। ध्यान हाथी को शांत करने का अभ्यास है। ये उस हाथी को कम आवेगी, कम प्रतिक्रियाशील और ज्यादा शांत बनाना सिखाता है। जब हाथी शांत होता है तो वो सवार की बातों को बेहतर तरीके से सुन पाता है। दूसरा और सबसे शक्तिशाली तरीका है संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये सवार के लिए हाथी से उसकी अपनी भाषा में बात करने का एक तरीका है। सीबीटी इस सिद्धांत पर आधारित है कि हमारी भावनाएं यानी हाथी सीधे घटनाओं से पैदा नहीं होती। वो उन घटनाओं के बारे में हमारे विचारों और व्याख्याओं यानी उन कहानियों से पैदा होती हैं जो सवार हाथी को सुनाता है। मान लीजिए नोएडा की सड़क पर किसी ने आपकी कार को ओवरटेक कर दिया। एक कहानी जो आपका सवार हाथी को सुना सकता है वो है, उसने मेरी बेइज्जती की, वो मुझे चुनौती दे रहा है। ये कहानी सुनकर आपका हाथी गुस्से से भर जाएगा। सीबीटी आपको सिखाता है कि सवार एक दूसरी ज्यादा शांत कहानी सुनाए, जैसे शायद वो जल्दी में है, शायद उसके घर पर कोई इमरजेंसी है। ये कहानी सुनकर आपका हाथी शांत रहेगा। घटना वही थी पर कहानी बदलकर भावना बदल गई। सीबीटी सवार को एक बेहतर कहानीकार बनना सिखाता है। और तीसरा तरीका है प्रोजैक यानी दवाइयां। हाइट ये भी कहते हैं कि कभी-कभी हाथी की समस्या मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि जैविक होती है। हमारे दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर में असंतुलन हो सकता है। ऐसे मामलों में दवाइयां सीधे हाथी के स्वभाव को बदलने में मदद कर सकती हैं, जिससे सवार के लिए उसे संभालना आसान हो जाता है। अब जब हम सवार और हाथी को समझ चुके हैं तो हम इंसानियत की एक बहुत ही आम और मजेदार पहेली को सुलझा सकते हैं। हम दूसरों की गलतियों को लेकर इतने सख्त जज और अपनी गलतियों को लेकर इतने अच्छे वकील क्यों होते हैं? हाइट इसका एक शानदार जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा सवार यानी हमारा चेतन मन कोई सच खोजने वाला वैज्ञानिक या निष्पक्ष जज नहीं है। हमारा सवार उस हाथी का वकील या प्रेस सेक्रेटरी है। उसका मुख्य काम सच खोजना नहीं है। उसका मुख्य काम है हाथी जो भी करना चाहता है या जो भी कर चुका है उसे दुनिया के सामने सही ठहराना। जब मेरा हाथी आलस की वजह से कोई काम नहीं करता तो मेरा सवार यानी मेरा वकील तुरंत एक बहुत ही शानदार तर्क तैयार कर लेता है। मैं थका हुआ था, काम बहुत मुश्किल था और वैसे भी आज का दिन शुभ नहीं था। पर जब आपका हाथी वही काम नहीं करता तो मेरा सवार एक बहुत ही सख्त जज बन जाता है। ये तो आलसी है, गैर जिम्मेदार है और इसमें कोई अनुशासन ही नहीं है। ये आत्म धोखे का एक खेल है जिसमें हम सब माहिर हैं। हम सब अपनी आंखों में एक बहुत ही तर्कसंगत और नैतिक इंसान दिखना चाहते हैं, जबकि हमारी ज्यादातर हरकतें हमारे भावनात्मक हाथी द्वारा चलाई जा रही होती हैं। हायट कहते हैं कि सच्ची बुद्धिमत्ता इस बात को स्वीकार करने में है कि हम सब पाखंडी हैं, और जब हम ये समझ जाते हैं तो हम दूसरों के प्रति ज्यादा दयालु और खुद के प्रति ज्यादा ईमानदार हो जाते हैं। तो आखिर में ये हाथी खुश कैसे होता है? हम सब खुशी के पीछे भाग रहे हैं, ज्यादा पैसा, बेहतर नौकरी, बड़ी कार। पर क्या ये चीजें सच में हमें स्थायी खुशी देती हैं? हाइट कहते हैं ज्यादातर नहीं, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे कहते हैं अनुकूलन का सिद्धांत यदि अडैप्टेशन प्रिंसिपल। हमारा हाथी लगभग हर चीज का आदी हो जाता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। इसे खुशियों की लॉटरी के उदाहरण से समझिए। रिसर्च दिखाती है कि जो लोग लॉटरी जीतते हैं वो शुरू में तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पर 1 साल के अंदर वो अपनी पुरानी खुशी के स्तर पर ही वापस लौट आते हैं, क्योंकि उनका हाथी उस नई दौलत, उस बड़े घर, उस लग्जरी कार, हर चीज का आदी हो जाता है। इसी तरह से जिन लोगों के साथ कोई भयानक हादसा होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट, वो शुरू में तो बहुत दुखी होते हैं, पर कुछ समय बाद वो भी अपनी पुरानी स्थिति के काफी करीब वापस आ जाते हैं। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। हम खुशी पाने के लिए ट्रेडमिल पर भागते तो रहते हैं, पर रहते हम उसी जगह पर हैं। तो फिर स्थायी खुशी मिलती कहां से है? हाइट एक सरल सा फॉर्मूला देते हैं। H = S + C + V। H यानी हैप्पीनेस, C यानी कंडीशंस और V यानी वॉलंटरी एक्टिविटीज। S यानी सेट पॉइंट,
हमारा बायोलॉजिकल सेट पॉइंट है जो काफ़ी हद तक हमारी जीन से टाई होता है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से ज़्यादा खुशमिजाज होते हैं, कुछ कम। सी यानी कंडीशंस हमारी जिंदगी के वो हालात हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते या मुश्किल से बदल सकते हैं। और वी ये वो गतिविधियां हैं जिन्हें हम खुद करने का चुनाव करते हैं। और हाइट कहते हैं कि असली स्थायी खुशी इस वी में छिपी है। तो ये था पार्ट 1, हमारे अपने दिमाग का ओनर्स मैनुअल। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने अपने दिमाग के सबसे बड़े राज को समझा। हमने जाना कि हमारे अंदर एक भावनात्मक शक्तिशाली हाथी यानी कि द एलिफेंट और एक छोटा तर्कसंगत सवार यानी कि द राइडर रहता है। हमने ये भी जाना कि हमारा हाथी नई चीजों और नई सफलताओं का बहुत जल्दी आदी हो जाता है, जिसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। इसका मतलब है कि पैसा, सफलता और भौतिक चीजें हमें स्थायी खुशी नहीं दे सकती। तो अगर खुशी की पहेली का जवाब इन चीजों में नहीं है, तो फिर कहाँ है? हम अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपना ध्यान कहाँ लगाएं ताकि हमें सच्ची और स्थायी खुशी मिल सके? हजारों साल के प्राचीन ज्ञानी और आज के अत्याधुनिक मनोवैज्ञानिक दोनों एक ही दिशा में एक ही जवाब की ओर इशारा करते हैं, और वो जवाब है दूसरे लोग। जी हाँ, सच्ची स्थायी खुशी एकांत में नहीं मिलती। वो हमारे रिश्तों में, हमारे सामाजिक संबंधों में और हमारे एक दूसरे के साथ के व्यवहार में छिपी होती है। आज पार्ट 2 में हम इसी सामाजिक दुनिया में खुशी के राज को खोजेंगे। हम जानेंगे कि हमारे रिश्ते हमें कैसे बनाते हैं, प्रेम का असली मतलब क्या है और एक अच्छा इंसान बनना हमारी खुशी के लिए क्यों जरूरी है। चलिए खुद से बाहर निकलकर दूसरों की दुनिया में कदम रखते हैं। कोर कॉन्सेप्ट नंबर 5, रेसिप्रोसिटी। दुनिया के हर बड़े धर्म और हर बड़ी संस्कृति में आपको एक नियम जरूर मिलेगा जिसे हम द गोल्डन रूल कहते हैं। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करें। ये सिर्फ एक नैतिक सलाह नहीं है। जोनाथन हाइट बताते हैं कि ये हमारे दिमाग की सबसे गहरी वायरिंग का एक हिस्सा है। हमारा हाथी पारस्परिकता यानी कि रेसिप्रोसिटी के सिद्धांत पर काम करता है। वो लेन देन का हिसाब रखने में माहिर है। जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, जैसे नोएडा की किसी कंपनी में एक सहकर्मी आपकी मदद करता है, तो हमारे अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली भावना पैदा होती है कि हम भी उसके लिए कुछ अच्छा करें। हम उसके एहसान के नीचे दबे रहते हैं जब तक हम उसे चुका ना दे। यही पारस्परिकता है जो इंसानी सहयोग की नींव है। लेकिन ये सिक्का दो तरफा है। हमारा हाथी सिर्फ अच्छे व्यवहार का हिसाब नहीं रखता, वो बुरे व्यवहार का भी हिसाब रखता है। जब कोई हमें धोखा देता है या हमारे साथ गलत करता है, तो हमारे अंदर बदला लेने की एक बहुत ही शक्तिशाली आदिम भावना जागती है। हाइट कहते हैं कि सबसे सफल सामाजिक रणनीति जैसे को तैसा की है। इसका मतलब है, पहले हमेशा सहयोग के साथ शुरुआत करो। पहले हमेशा अच्छा व्यवहार करो, फिर सामने वाले के पिछले कदम की नकल करो। अगर वो अच्छा करता है तो तुम भी अच्छा करो, ताकि वो तुम्हारा फायदा ना उठा सके। और माफ करने के लिए हमेशा तैयार रहो। अगर वो फिर से अच्छा व्यवहार करने लगे तो तुम भी तुरंत अपना बदला भूलकर अच्छा व्यवहार करने लगो। अब एक दिलचस्प सवाल, हमारा दिमाग ये कैसे तय करता है कि कौन भरोसे के लायक है और कौन नहीं? इसका एक बहुत ही आश्चर्यजनक जवाब है गपशप। हम गपशप को एक बुरी आदत मानते हैं, पर हाइट बताते हैं कि गपशप एक बहुत ही जरूरी सामाजिक साधन है। ये हमारे हाथियों का एक दूसरे से बात करने का तरीका है। गपशप के जरिए ही हम ये जानकारी फैलाते हैं कि समूह में कौन स्वार्थी है, कौन धोखेबाज है और कौन भरोसेमंद और सहयोगी है। ये पारस्परिकता के नियमों को लागू करने का एक तरीका है। कोर कॉन्सेप्ट नंबर 6, लव एंड अटैचमेंट्स। अगर पारस्परिकता समाज का गोंद है, तो प्यार हमारी आत्मा का भोजन है। पर प्यार है क्या? क्या ये सिर्फ एक भावना है, एक जुनून है? हाइट हमें बताते हैं कि हमारा प्यार का आधुनिक रोमांटिक विचार अधूरा है। प्यार को समझने के लिए हमें लगाव के सिद्धांत यानी कि अटैचमेंट थ्योरी को समझना होगा। और इसे समझाने के लिए इतिहास का एक बहुत ही जरूरी पर दिल दहला देने वाला प्रयोग किया गया। 1950 के दशक में मनोवैज्ञानिक हैरी हार्लो ने बंदर के बच्चों पर एक प्रयोग किया। उन्होंने नवजात बंदरों को उनकी असली मां से अलग कर दिया और उन्हें एक पिंजरे में दो नकली मां के साथ रखा। एक मां लोहे के तार की बनी हुई थी, पर उसके पास एक दूध की बोतल लगी हुई थी जिससे बंदर का पेट भरता था। दूसरी मां मुलायम गर्म कपड़े की बनी हुई थी, पर उसके पास दूध नहीं था। उस समय के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों का अपनी मां से प्यार सिर्फ पेट भरने की जरूरत पर आधारित था।
तो बंदरों को लोहे की माँ के पास ज्यादा समय बिताना चाहिए था। पर हुआ ठीक इसका उल्टा। बंदर के बच्चे सिर्फ तभी लोहे की माँ के पास जाते थे जब उन्हें भूख लगती थी। दूध पीते ही वो भागकर कपड़े की माँ के पास चले जाते थे और उससे घंटों तक चिपके रहते थे। जब वो डरते थे तो वो भागकर कपड़े की माँ के पास ही जाते थे। इस प्रयोग ने क्रूरता से पर बहुत ही स्पष्ट रूप से ये साबित कर दिया कि लगाव की जरूरत भोजन की जरूरत से भी ज्यादा बुनियादी है। हमारा हाथी सुरक्षा, आराम और स्पर्श के लिए बना है, हम कनेक्शन के लिए बने हैं। हाइट बताते हैं कि प्यार के दो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है जुनूनी प्यार, इसे हम पैशनेट लव कहते हैं। ये वो प्यार है जो हमें फिल्मों में दिखाया जाता है, एक नशा, एक जुनून जिसमें दो लोग एक दूसरे में पूरी तरह खो जाते हैं। ये बहुत ही रोमांचक और खूबसूरत होता है, पर यह हमेशा अस्थायी होता है। ये एक केमिकल रिएक्शन की तरह है जो समय के साथ फीका पड़ ही जाता है। और दूसरा है साथी प्यार, जिसे हम कंपेनियनेट लव कहते हैं। ये वो प्यार है जो जुनूनी प्यार के खत्म होने के बाद बढ़ता है। ये गहरी दोस्ती, आपसी सम्मान और एक दूसरे के जीवन में गहराई से जुड़े होने का एहसास है। ये वो प्यार है जो दशकों तक चलता है। और रिसर्च साफ दिखाती है कि जो चीज हमारी खुशी के स्तर को सबसे ज्यादा और सबसे लंबे समय तक बढ़ाती है, वो है मजबूत, भरोसेमंद और प्रेमपूर्ण रिश्ते। हमारा हाथी अकेले में खुश नहीं रह सकता। कोर कॉन्सेप्ट नंबर 7, द फेलिसिटी ऑफ वर्च्यू। तो हमें अच्छे रिश्ते चाहिए, पर एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए हमें खुद भी एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है। प्राचीन दार्शनिकों जैसे अरस्तु और बेंजामिन फ्रैंकलिन का मानना था कि सद्गुण, वर्च्यू का अभ्यास करना खुशी पाने का एक जरूरी हिस्सा है। पर क्यों? एक अच्छा, नैतिक और गुणी इंसान होना हमें खुश क्यों बनाता है? हाइट इसके दो मुख्य कारण बताते हैं जो हमारे सवार और हाथी दोनों से जुड़े हैं। पहला कारण है प्रतिष्ठा, रेपुटेशन। हमारा हाथी इस बात की बहुत ज्यादा परवाह करता है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये हमारे अंदर लाखों सालों के विकास से आया है, जहां एक समूह में अच्छी प्रतिष्ठा होना जिंदा रहने के लिए जरूरी था। जब हम अच्छा काम करते हैं, जब हम दयालु और ईमानदार होते हैं, तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। लोग हम पर भरोसा करते हैं, हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं और हमें अपने समूह का एक मूल्यवान सदस्य मानते हैं। ये हमारे सामाजिक जीवन को बहुत आसान और सुखद बना देता है, जो सीधे सीधे हमारी खुशी को बढ़ाता है। दूसरा कारण है आंतरिक सुसंगतता, इनर कोहेरेंस। जब हमारा सवार, हमारे चेतन मूल्य, हमारी नैतिकता और हमारा हाथी, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं एक ही दिशा में काम करते हैं, तो हमें एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव होता है। जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको पता है कि सही है, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना, तो आपका सवार और आपका हाथी दोनों खुश होते हैं। और जब हम कोई नैतिक या गुणी काम होते हुए देखते हैं, जैसे किसी को बहादुरी से किसी की जान बचाते हुए देखना, तो हमारे अंदर एक बहुत ही खास, गर्मजोशी से भरी और प्रेरणादायक भावना पैदा होती है। हाइट इसे उन्नयन कहते हैं। ये वो एहसास है जो हमें इंसानियत में विश्वास दिलाता है और हमें खुद एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। तो अच्छा होना सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, ये खुशी पाने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी है। तो ये था पार्ट 2, खुशी के सामाजिक रहस्य। दोस्तों, अब तक हमने एक अद्भुत सफर तय किया है। पार्ट 1 में हमने अपने दिमाग के अंदर के सवार और हाथी को समझा। पार्ट 2 में हमने जाना कि स्थायी खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक रिश्तों यानी सोशल रिलेशनशिप से आती है। हमने खुशी की पहेली के 2 सबसे बड़े टुकड़ों को जोड़ लिया है, अपने अंदर काम करो और दूसरों से प्यार करो। पर क्या यही सब कुछ है? क्या एक अच्छा जीवन सिर्फ खुश रहने के बारे में है, या क्या इससे भी गहरा कुछ है जिसे हम एक सार्थक जीवन यानी ए मीनिंगफुल लाइफ कहते हैं? जब जिंदगी हम पर सबसे बड़ा संकट डालती है, तो हम उससे कैसे सीखते हैं और हम दिव्यता और आश्चर्य के उन क्षणों का अनुभव कैसे करते हैं जो हमारे जीवन को एक नया, गहरा मतलब देते हैं? आज इस अंतिम पार्ट में हम खुशी से आगे बढ़ेंगे। हम जानेंगे कि संकट हमें कैसे मजबूत बना सकता है और जीवन का परम अर्थ कहाँ छिपा है। चलिए इस यात्रा के शिखर पर पहुंचते हैं। कोर कॉन्सेप्ट नंबर 8, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने एक बहुत ही प्रसिद्ध बात कही थी, जो चीज मुझे मार नहीं पाती वो मुझे और ज्यादा मजबूत बना देती है। What doesn't kill me makes me stronger। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सच है?
क्या संकट, दुख और ट्रॉमा सच में हमें मजबूत बनाते हैं? जॉनथन हाइट कहते हैं इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। ये सच है कि भयानक संकट लोगों को तोड़ सकता है। ये उन्हें पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर दे सकता है, जो सालों तक उन्हें परेशान करता है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने एक और ज्यादा आम और ज्यादा आश्चर्यजनक घटना की भी खोज की है। उसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ यानी संकट के बाद का विकास। बहुत से लोग जो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजरते हैं, जैसे कोई गंभीर बीमारी, किसी अपने को खो देना या कोई बड़ा एक्सीडेंट, वो बाद में रिपोर्ट करते हैं कि उस अनुभव ने उन्हें एक बेहतर, ज्यादा मजबूत और ज्यादा समझदार इंसान बना दिया। ये ग्रोथ 3 मुख्य तरीकों से होती है। पहला, संकट आपकी छिपी हुई शक्तियों को उजागर करता है। जब तक जिंदगी आसान चलती है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। पर जब हम एक भयानक तूफान का सामना करके उसके दूसरी तरफ जिंदा खड़े होते हैं, तो हमें खुद पर एक नया विश्वास मिलता है। हमें पता चलता है, अगर मैं उससे गुजर सकता हूं, तो मैं किसी भी चीज से गुजर सकता हूं। दूसरा, संकट आपके रिश्तों को फिल्टर और मजबूत करता है। बुरे समय में आपके सतही दोस्त और रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, और जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं, वो आपके और भी करीब आ जाते हैं। ये आपको दिखाता है कि आपके जीवन में कौन सच में महत्वपूर्ण है। और तीसरा, सबसे गहरा, संकट आपकी प्राथमिकताओं यानी प्रायोरिटीज को बदल देता है। जब आप मौत का सामना करते हैं या कोई बहुत बड़ा नुकसान झेलते हैं, तो अचानक जिंदगी की छोटी-मोटी परेशानियां, जैसे ऑफिस की पॉलिटिक्स या ट्रैफिक जैम, पूरी तरह से बेमतलब लगने लगती हैं। आप छोटी-छोटी चीजों की कद्र करना सीख जाते हैं। एक सुबह की चाय, किसी दोस्त की हंसी या एक खूबसूरत सूर्यास्त। हाइट कहते हैं कि संकट हमें हमारी जिंदगी की कहानी का एक लेखक बनने पर मजबूर कर देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मेरे साथ ये भयानक घटना क्यों हुई, इसका क्या मतलब है, अब मैं यहां से कहां जाऊंगा। और इस प्रक्रिया में हम अक्सर एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा दयालु और ज्यादा सार्थक कहानी लिखते हैं। कोर कॉन्सेप्ट नंबर 9, डिविनिटी एंड ऑ। अब हम खुशी और अर्थ की खोज के सबसे ऊंचे स्तर पर आते हैं, दिव्यता का अनुभव। यहां दिव्यता का मतलब किसी खास ईश्वर या धर्म से नहीं है। इसका मतलब है वो अनुभव जब हम अपने छोटे से स्व से ऊपर उठकर किसी ऐसी चीज से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं जो हमसे बहुत ज्यादा विशाल, बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाइट कहते हैं कि ये अनुभव एक बहुत ही खास भावना से पैदा होता है, जिसे कहते हैं आश्चर्य यानी ऑ। आश्चर्य वो एहसास है जो आपको तब होता है जब आप रात में किसी पहाड़ पर खड़े होकर अरबों सितारों से भरी आकाशगंगा को देखते हैं, या जब आप किसी विशाल पर्वत या समुद्र के सामने खड़े होते हैं, या जब आप कोई ऐसा संगीत सुनते हैं जो आपकी रूह को छू जाता है। इन क्षणों में क्या होता है? मनोवैज्ञानिक रूप से 2 चीजें होती हैं। पहली, आपका स्व, आपका ईगो बहुत छोटा हो जाता है। आपकी चिंताएं, आपकी इच्छाएं, आपकी पहचान उस विशालता के सामने एक पल के लिए गायब हो जाती हैं। और दूसरी, आपको एक गहरे जुड़ाव का एहसास होता है। आपको लगता है जैसे आप सिर्फ एक अकेले इंसान नहीं, बल्कि उस विशाल ब्रह्मांड या उस विशाल इंसानियत का एक छोटा सा पर अभिन्न हिस्सा है। ये एहसास हमें हमारे रोजमर्रा के स्वार्थ और चिंताओं से ऊपर उठाता है और हमें एक गहरे अर्थ और उद्देश्य की भावना देता है। हाइट का मानना है कि हम इंसान सिर्फ साधारण प्राणी नहीं हैं, हम होमो ड्यूप्लेक्स हैं, यानी 2 स्तरीय प्राणी। हम रोजमर्रा की सांसारिक यानी प्रोफेन दुनिया में भी जीते हैं, पर हमारे अंदर पवित्र और दिव्य अनुभवों को महसूस करने की एक गहरी नीड और क्षमता भी है। तो इस पूरी यात्रा के बाद, इस सारी प्राचीन बुद्धिमत्ता और आधुनिक विज्ञान के मंथन के बाद, खुशी और अर्थ का आखिरी राज क्या है? जॉनथन हाइट अपनी किताब का अंत एक बहुत ही खूबसूरत और गहरे विचार के साथ करते हैं। वो कहते हैं, खुशी किसी एक जगह से नहीं आती, खुशी चीजों के बीच यानी बिटवीन से आती है। एक सार्थक जीवन एक सुसंगतता का जीवन है। ये एक ऐसा जीवन है जिसमें आपके व्यक्तित्व के सभी स्तर और आपके जीवन के सभी पहलू एक साथ एक ही लय में एक ही दिशा में काम कर रहे हों। सच्चा गहरा अर्थ 3 महत्वपूर्ण संबंधों में सुसंगतता बनाने से मिलता है। पहला, आपके और दूसरों के बीच। जैसा हमने पार्ट 2 में देखा,
हमें गहरे प्रेमपूर्ण रिश्तों की जरूरत है। दूसरा, आपके और आपके काम के बीच। ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा काम करने के बारे में है जो आपको फ्लो की स्थिति में ले जाए, जहां आप समय को भूलकर अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करते हैं। ये अपने काम में एक उद्देश्य और सार्थकता खोजने के बारे में है। और तीसरा, सबसे जरूरी, आपके और आपसे बड़ी किसी चीज के बीच, ये दिव्यता का पहलू है। ये खुद को सिर्फ एक अकेले व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े समुदाय, एक बड़े उद्देश्य, एक राष्ट्र या पूरे ब्रह्मांड के एक हिस्से के रूप में देखने के बारे में है। जब ये सभी स्तर एक साथ तालमेल में होते हैं, तभी हमें एक गहरे स्थायी अर्थ का एहसास होता है। और अंत में हाइट हमें वापस हमारे सवार और हाथी के पास ले आते हैं। एक खुशहाल जीवन वो है जिसमें सवार और हाथी एक दूसरे के साथ शांति से रहते हैं और दुनिया के सुखों का आनंद लेते हैं। पर एक सार्थक जीवन वो है जिसमें सवार और हाथी एक साथ मिलकर एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जिसमें वो दोनों विश्वास करते हों, एक ऐसा सफर जो किसी महान उद्देश्य की ओर जाता हो। तो ये थी द हैप्पीनेस हाइपोथेसिस की पूरी कहानी। ये एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे एक दिन खोज लिया जाएगा। खुशी एक कौशल है जिसे सही समझ और सही अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। ये हमें सिखाती है कि प्राचीन ज्ञानियों ने जो हमें रास्ते दिखाए थे वो आज भी उतने ही सच हैं, और अब विज्ञान भी उन पर अपनी मुहर लगा रहा है। एक अच्छा जीवन आपके अंदरूनी मन, आपके बाहरी रिश्तों और आपके जीवन के उद्देश्य के बीच एक खूबसूरत संतुलन बनाने की कला है। इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपको खुशी और अर्थ का एक नया गहरा नजरिया दिया है तो इसे लाइक करें और इसे हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो एक ज्यादा खुशहाल और सार्थक जीवन जीना चाहता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और किताब के साथ। तब तक अपने सवार और अपने हाथी दोनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।